Lord Krishna Naman to all of you. This is Rachit Jain. Today we shall be starting a new chapter in our book, that is India's foreign trade. Okay. So what is international trade or foreign trade? Okay. तो अगर हम बात करते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड या फॉरेन ट्रेड क्या होता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब भी डोमेस्टिक प्रोडक्शन किसी गुड्स का डोमेस्टिक कंजम्पशन से ज़्यादा होता है, ठीक है ना, तो क्या होता है, यानी कि हम खा कम रहे हैं और पैदावार ज़्यादा है हमारी कंट्री में, ठीक है, तो जो हमारे पास सरप्लस बचेगा उसका हम क्या करते हैं, उसको हम एक्सपोर्ट कर देते हैं दूसरी कंट्री को ताकि हमारे पास पैसा आए, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा फॉरेन ट्रेड, ठीक है। इसी तरह से इंपोर्ट, जो चीज़ हमारे पास कम है उसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑब्जर्व द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब ये समझिए कि क्या क्या चीज़ें होती हैं फॉरेन ट्रेड में, ठीक है। वाइल इंटरनेशनल ट्रेड इज़ बेस्ड ऑन इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज। देखिए क्या होता है कि इंटरनेशनल ट्रेड किस पे डिपेंड होती है, इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन पे, लेकिन इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन किस पे डिपेंड करता है, प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज। बहुत अच्छा प्रिंसिपल है ये। इसमें क्या होता है कि अगर मैं दो चीज़ें प्रोड्यूस कर सकता हूँ, ठीक है, इसको एक अलग एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से एक व्यक्ति है जो जॉब कर रहा है कहीं पे, जिसको 60,000 रुपये महीना मिलते हैं, ठीक है, कोई गवर्नमेंट जॉब में है, लेकिन वहाँ पे कोई छुट्टी नहीं मिलती, ठीक है। अब उसको घर पे किसी दिन कोई इलेक्ट्रिक वर्क कराना है, उसे वो खुद भी आता है, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिक वर्क है तो वो है 500 रुपये का वर्क, ठीक है। तो उसके पास अब दो ऑप्शन है, या तो वो वर्क खुद कर ले या किसी व्यक्ति को बुला के करवा ले। अगर वो खुद करता है तो उसकी एक दिन की सैलरी यानी कि 2,000 रुपये उसके पास से चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर वही काम वो किसी दूसरे व्यक्ति को बुला के करता है तो 500 रुपये में हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, उसके पास फिर भी कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज कहाँ पे है, यानी कि किसी दूसरे व्यक्ति को बुला के वो काम करवाने में है ना, ठीक है। तो ऐसे ही जापान राइस पैदा करने में बहुत अच्छा कंट्री माना जाता है, लेकिन वो राइस पे ध्यान ना देके वो मशीनरी वगैरह पे ज़्यादा ध्यान देता है। रीज़न क्या है कि उनके पास कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज मशीन्स में ज़्यादा है, ठीक है ना। नेक्स्ट, अ कंट्री स्पेशलाइजेज इन द प्रोडक्शन ऑफ दैट गुड विच इट कैन प्रोड्यूस एट लोअर कॉस्ट देन अदर कंट्रीज़। जो भी कंट्रीज़ होती हैं वो वही प्रोडक्ट में स्पेशलाइज करती हैं, ठीक है, जिसको वो कम कॉस्ट पे प्रोड्यूस कर सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल ट्रेड दस फैसिलिटेट्स एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एट अ प्राइस हायर देन द डोमेस्टिक मार्केट। अब देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में जब भी आप जाएंगे तो आपका जो डोमेस्टिक प्राइस है उससे ज़्यादा पे चीज़ें बेच सकते हैं ना, ठीक है। अगर आप बात करते हैं कि राइस की, तो संतलाल इंडस्ट्रीज़ का जो राइस है वो जब एक्सपोर्ट होता है 300-350 रुपये किलो बिकता है, और लोकली उसका रेट होता है 100-150 रुपये किलो, ठीक है। एंड इट फैसिलिटेट्स इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट अ प्राइस लोअर देन द डोमेस्टिक मार्केट। अब देखिए, चाइना के गुड्स इंडिया में सक्सेसफुल क्यों है। अगर हम बात करें जो इंडिया के, अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरर्स थे या इंडिया में जो भी लेट्स से कि गुड्स बन रहे थे, चाहे वो टॉयज़ हों या स्मार्टफोन्स वगैरह हों, तो वो उनकी कॉस्टिंग ज़्यादा थी, ठीक है ना। तो लोगों ने क्यों उसको लेना शुरू किया, चाइनीज़ गुड्स या चाइनीज़ स्मार्टफोन्स वगैरह को, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट से, यानी कि जो डोमेस्टिकली जो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही थी उनसे उनका प्राइस कम था। ऑल्सो बाय ऑफरिंग अ मच वाइडर साइज ऑफ द मार्केट, इंटरनेशनल ट्रेड एनहेंसेस अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर द ट्रेड पार्टनर्स। अब देखिए क्या होता है कि आप अगर मैनपुरी में हैं, ठीक है ना, तो आपकी इनकम ज़्यादा होगी या कम होगी, और यही आप दिल्ली में पहुंच जाएं तो इनकम ज़्यादा होगी या कम होगी। तो दिल्ली क्या है हमारे लिए, दिल्ली एक वाइडर मार्केट है। इसी तरह से अगर हम बात करें, अगर आप सिर्फ इंडिया में बिज़नेस कर रहे हैं तो आपके पास एक छोटा मार्केट होगा, लेकिन यही बिज़नेस अगर आप बाहर ले जाते हैं, लेट्स से अगर आप ले जाते हैं अपने बिज़नेस को किसी और कंट्री में, तो आपके पास एक ज़्यादा बड़ा मार्केट हो गया ना, ठीक है। यानी कि एक कंट्री की जगह आप 206 कंट्रीज तक में बिज़नेस कर सकते हैं ना, ओके। हायर इन्वेस्टमेंट लीड्स टू हायर GDP ग्रोथ, दस इट कैन बी सेड द इंटरनेशनल ट्रेड सर्व्स एज एन इंजन ऑफ ग्रोथ। सीधी सी बात है, जहाँ पे जिस भी कंट्री का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, ठीक है ना, तो उससे क्या होगा, उससे हमारी जो GDP ग्रोथ है वो ज़्यादा होगी,
और जीडीपी ग्रोथ ज़्यादा होगी तो सीधी सी बात है कि ट्रेड हमारा क्या हो गया, इंटरनेशनल ट्रेड एक इंजन ऑफ ग्रोथ की तरह वर्क किया। ठीक है, गेन्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, अगर हम गेन्स देखें तो क्या क्या होते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशंस। अब देखिए कोई भी कंट्री कौन सी चीज़ें एक्सपोर्ट करना पसंद करती है जिसमें वो स्पेशलाइज करती है, यानी कि जो उसकी स्पेशलिटी होती है। इंडिया की चाय स्पेशलिटी है, गोल्ड के बने हुए सामान इंडिया की स्पेशलिटी है, जेम्स इंडिया की स्पेशलिटी है। जेम्स यानी कि नग जिनको हम लोग बोल देते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड हेल्प्स फाइंडिंग मार्केट फॉर सरप्लस डोमेस्टिक आउटपुट, यानी कि जो हमारे पास डोमेस्टिक मतलब कंजम्पशन के बाद जो चीज़ एक्स्ट्रा बच रही है उसके लिए हमें एक मार्केट देता है कौन, इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड फैसिलिटेट्स इंपोर्ट ऑफ एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज विच कैन नॉट बी कम्प्लीटली प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। अगर हम बात करें आज के टाइम पे स्मार्टफोन्स, ठीक है, तो स्मार्टफोन्स का क्या हो रहा है कि वो आप देखते होंगे कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया लिखा रहता है, लेकिन वो क्या होते हैं, उनके कुछ गुड्स यानी कि उनके कुछ पार्ट्स चाइना से लाए जा रहे हैं और उनको असेंबल करके आपको बेचा जा रहा है। ठीक है ना, वो भले ही मेड इन इंडिया लिखा है लेकिन वो क्या है एक्चुअली में कि वो पार्ट्स जो इंडिया में नहीं बन पा रहे हैं किसी वजह से, छोटे पार्ट्स, उनको हम बाहर से ला रहे हैं। इंटरनेशनल ट्रेड इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज, सो एसेंशियल फॉर लेस डेवलप्ड कंट्रीज टू मेक डेवलपमेंटल इम्पोर्ट्स। अब देखिए क्या होता है कि इंटरनेशनल ट्रेड, जब आप एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे अपनी कंट्री से तो आपके पास फॉरेन ट्रेड ज़्यादा आएगा, और ये किसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कम डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोट्स क्वालिटी ऑफ लाइफ of the people of trading countries because people get a variety of goods and services at the internationally competitive rates। अब देखिए क्या होता है कि जब भी आप बात करते हैं, लेट्स से कि एक कोई कंट्री है जो इंटरनेशनल ट्रेड में बिल्कुल बिलीव नहीं करती, ठीक है, तो उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ ज़्यादा अच्छा होगा, या जो इंटरनेशनली जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, आप देखते होंगे बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं इंडिया में, लेट्स से नाइकी, पूमा, ठीक है, या रीबॉक, ये सारी कहाँ अमेरिकन कंपनीज़ है ना। तो ये सारी कंपनीज़ इंडिया में आने से क्या हुआ, ये सारी कंपनीज़ इंडिया में आने से ये हुआ कि हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ थी, हमें अच्छे शूज़ या जो ब्रांडेड कपड़े थे वो पहनने की आदत हुई। ठीक है, तो क्या हुआ, क्वालिटी ऑफ लाइफ यहाँ पे इम्प्रूव हुई। इंटरनेशनल ट्रेड एनहेंसेस अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट थ्रू एक्सपेंशन ऑफ द मार्केट, यानी कि आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए एक बड़ा मार्केट बन जाता है। पहले आप सिर्फ इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे थे, अब आप पूरे वर्ल्ड में इन्वेस्ट करेंगे। नेक्स्ट, इंटरनेशनल ट्रेड सर्व्स एज द इंजन ऑफ ग्रोथ, इट एक्सेलरेट्स द पेस ऑफ जीडीपी। ये हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं लास्ट पॉइंट में। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारा फॉरेन ट्रेड कैसा था, तो सीधी सी बात है, हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आ रहे हैं कि कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन से हम लोग गुजरे थे, ठीक है ना, ब्रिटिश रिजीम में। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को एज रॉ मटेरियल यूज़ किया अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल आउटपुट के लिए। ठीक है ना, कॉटन हुई या इंडिगो हुई, इनकी खेती हमसे कराई और उसको एज रॉ मटेरियल अपने यहाँ एक्सपोर्ट किया और वहाँ से फिनिश्ड गुड्स इम्पोर्ट किए। Besides a source of raw material, the Indian economy was also exploited as a market for British industrial goods। वही मैं कह रहा था कि यहाँ से वो रॉ मटेरियल लेके जाते थे और वहाँ से फिनिश्ड गुड्स लेके आते थे। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने इंडिया को एक मार्केट भी बनाया अपने फिनिश्ड गुड्स का। सब्सटेंशियल एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया गेव सम impetus to the volume of its international trade, which has significantly declined owing to the decay of Indian handicraft। अब देखिए रॉ मटेरियल भले ही हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन एक्सपोर्ट हमारा ज़्यादा था इम्पोर्ट से। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि रॉ मटेरियल इतना ज़्यादा ज़रूरत पड़ रहा था उन्हें कि हमारे पास से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रॉ मटेरियल जा रहा था। ठीक है ना, तो उससे क्या हुआ कि वो डिक्लाइन क्यों किया, क्योंकि हमारे पास हैंडीक्राफ्ट नहीं था। 1947 में अगर हम देखते हैं तो हमारा हैंडीक्राफ्ट ख़राब हो चुका था, जो हमारा स्पेशलाइजेशन था एक टाइम पे हैंडीक्राफ्ट, वो बिल्कुल बर्बाद कर गए थे अंग्रेज़। ठीक है ना, तो क्या हुआ 1947-48 में हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड था वो डिक्लाइन कर गया। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस आर बैलेंस ऑफ ट्रेड वॉज फेवरेबल, यानी कि हमारी एक्सपोर्ट ज़्यादा थे और इम्पोर्ट कम थे, तो ये फेवरेबल स्थिति हुई ना किसी भी कंट्री के लिए। ठीक है,
In 1946-47, excess of exports over imports were estimated of 31 crores, though in 1947-48 the balance of trade had shrunk to 14 crores. यानी कि जो 1946-47 में जो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड था जो था 31 करोर्स का, वो 1947-48 में 14 करोर्स रह गया. क्यों? क्योंकि पहले सिर्फ रॉ मटेरियल हम लोग प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन फिर जैसे ही हमारे यहाँ इंडिपेंडेंस मिली तो भाई लोगों के खाने का भी ख्याल रखना था. अंग्रेज़ों को इससे तो मतलब नहीं था कितने लोग मर रहे हैं, कितनों को क्या हो रहा है, उन्हें सिर्फ अपने काम से मतलब था. लेकिन जब इंडियन गवर्नमेंट बनी तो उन्हें भाई लोगों के खाने पे भी ध्यान आया, तो हम लोगों ने कुछ शिफ्ट किया कमर्शियल क्रॉप से पहले फूड क्रॉप्स की तरफ, तो हमारा एक्सपोर्ट कम हो गया, तो 14 करोड़ का सरप्लस हमारे पास रह गया. As regards direction of trade, it was largely confined to Britain simply because Britain rulers exploited the Indian economy as a source of raw material and as a market for their exports. अब देखिए जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड था 50% से ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रेड कहाँ के लिए चल रहा था? ब्रिटिश के लिए. यानी कि अगर हम बात करें इंग्लैंड के लिए, क्यों? क्योंकि वहीं के लोगों ने हमें रूल किया था, रॉ मटेरियल हमारा वहीं जाता था, वहीं से फिनिश्ड गुड्स आता था, और सबसे ज़्यादा तो इसीलिए हमारा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट था कहाँ से चल रहा था? सिर्फ ब्रिटेन से. The composition of trade indicates backwardness of Indian economy as our exports included largely of raw material while our imports included largely of finished goods. ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि हमारी इकोनॉमी कितनी बैकवर्ड थी, या जो हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो कितना बैकवर्ड था. क्यों? क्योंकि हम सिर्फ रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर पा रहे थे, हमें उसको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने की क्षमता नहीं थी. ठीक है. और हम जो इंपोर्ट कर रहे थे वो फिनिश्ड गुड्स कर रहे थे. इसका मतलब क्या है कि हमारी कंट्री में फिनिश्ड गुड्स बनाने की क्षमता नहीं है. नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड आफ्टर इंडिपेंडेंस. ओके.